हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज लेकर आया हूँ मैं वर्ल्ड की सारी न्यूज़। आज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ आज मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ पे जाएंगे तो आज हमको पहली न्यूज़ निकल के आ रही है रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला। जिस तरीके से आपने यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम सुना था अभी कुछ दिन पहले, और यूक्रेन द्वारा कहा गया था कि रूस पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, उसी तरह रूस ने अब यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। तो आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के हमले की। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया, जिसमें 48 ड्रोन, 2 मिसाइलें और 4 ग्लाइडिंग बम शामिल थे। इस हमले में अब तक 3 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हो चुके हैं। कई ऊंची रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। सामने आए वीडियो में देखा गया है कि रिहायशी टावर की कई मंजिलें आग की चपेट में आ गई है। इस हमले में एक रात पहले रूस ने पूरे यूक्रेन में 400 से ज़्यादा ड्रोन और करीब 40 मिसाइलें दागी थी। इसमें 6 नागरिकों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक घायल हो गए थे। रूस का दावा है कि यह हमला कीव शासन के आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया। उसका कहना है कि यह केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के 4 एयरबेस पर हमला किया था। यूक्रेन के मुताबिक इस ऑपरेशन में कम से कम 40 रूसी वॉरप्लेन तबाह हुए थे। यह हमला रूस के अंदर गहराई तक पहुंचकर किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन लकड़ी के कैबिनों में छुपकर लॉरियों के जरिए रूस में भेजे गए थे। ड्राइवरों को जानकारी नहीं थी कि वे क्या लेकर जा रहे हैं। वहां पहुंचकर ड्रोन को रिमोट से लॉन्च कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन ने ही पुतिन पर हमला करने की वजह दे दी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वाह ट्रंप, वेरी गुड। ट्रंप की आगे बात करेंगे। लास्ट न्यूज़ बताऊंगा ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो अभी चल रहा है, तो करंट सिचुएशन क्या है दोनों की आगे देखें। उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे जी समिट की। जी हाँ, पीएम मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया था। जो G7 समिट है इस बार कनाडा में हो रहा है, और आपको पता है कि कनाडा से हमारे रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। निज्जर हत्याकांड में इंडिया का नाम सामने आया था, जिसके कारण कनाडा और इंडिया के रिलेशन अभी बीच में अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन न्यू गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा चेंजेस तो हुआ है, क्योंकि दोनों विदेश मंत्रालय के में आपसी बात भी हुई और G7 के लिए पीएम मोदी को आखिरकार इनवाइट कर दिया है पीएम कनाडा ने। जी हाँ, लेकिन उनको भी दिक्कत हो रही है। पीएम कनाडा से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो कनाडा के नए पीएम मार्क कार्ने ने पीएम मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट किया है, जो 15 से 17 जून को कानास के एल्बर्टा में होने वाला है। ये इन्विटेशन मिला है उस वक्त जब 2023 के हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जिसमें इंडिया पर इन्वॉल्वमेंट का शक जताया गया है। कार्ने के डिसीजन पर सिख एडवोकेसी ग्रुप्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे उन्होंने कैनेडियन वैल्यू का बी ट्रायल तक कह दिया है। कैनरी से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है पीएम मोदी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, लीगल प्रोसेस चल रही है, अभी कुछ उचित कहना ठीक नहीं है। कनाडा ने अब तक 4 इंडियन नेशनल्स को इस केस में अरेस्ट किया है, जिनकी ट्रायल प्रोसेस अभी जारी है। इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन उसे ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर गेस्ट नेशन के रूप में 2019 से लगातार बुलाया जा रहा है। कैरी ने कहा, इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, अभी 4थी हो गई है, लेकिन उन्होंने 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का सेंटर है, इसलिए इसका होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए लिखा है, इंडिया कनाडा दोनों लोकतंत्र एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे। दोनों देश के बीच पहले से ही टेंशन है। कनाडा ने इंडिया पर इंटरफेस और निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया, जिसे इंडिया ने इनकार कर दिया। फिर भी कनाडा के पीएम ने यह भी बताया कि दोनों देश फिर से लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब डिप्लोमेटिक थ्रॉ शुरू हो सकते हैं। तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कल लिखी गई थी भारत की एक नई कहानी। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक विजिट नहीं थी, बल्कि विकास की बुलेट ट्रेन थी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कल सुबह पीएम मोदी 11 बजे दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पुल चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर है। अर्थक्वेक और हाई विंड स्पीड्स का सामना करने के लिए भी इसे डिजाइन किया गया है। इससे पहले जब हम खबर सुनते थे चाइना के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज चाइना ने बनाया है, और जिस तरीके के ब्रिज वो बनाता था कांच वाच के, तो हम बड़े अचंभा करते थे। लेकिन आज इंडिया में सबसे ऊंचा ब्रिज 359 मीटर का बना है और ये सबसे लंबा भी है। आपको ये खबर सुनकर कैसी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेनाब के बाद पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया अंजी घाट ब्रिज का, जो इंडिया का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। ये रग टेरेन में बना हुआ है और कश्मीर की रेलवे इंजीनियरिंग का एक सिंबॉलिक सक्सेस है। वंदे भारत
ट्रेन का फ्लैग ऑफ, स्पीड और कंफर्ट का कॉम्बो। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी ने 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक अब ये सफर सिर्फ 3 घंटे में तय हो सकेगा। 2-3 घंटे की बचत हो सकेगी। पीएम मोदी ने 272 किलोमीटर लंबी USBRL प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया है, जिसकी कॉस्ट करीब 43,780 करोड़। इसमें 36 टनल और 943 ब्रिजेस हैं, जो कश्मीर को भारत से साल भर जोड़े रखने में हेल्प करेगा। इस पूरे दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 46,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। रफियाबाद टू कुपवाड़ा रोड वाइडिंग NH701 और सोफियान बाईपास NH444 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इनका कॉस्ट करीब 1952 करोड़ है, जो रिमोट एरिया की कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी दोनों को सुधारेगा। 2 बड़े फ्लाईओवर संग्रामा जंक्शन NH1 और बेमिना जंक्शन NH44 ओपन हुए हैं। ये अर्बन एरियाज में ट्रैफिक जाम को कम करेंगे और स्मूथ मूवमेंट को इंसिक्योर करेंगे। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट के लिए नए प्रोजेक्ट्स की भी नींव रखी है, जिससे लोगों की डेली लाइफ और मेडिकल एक्सेस दोनों और बेहतर बनेंगे। तो देखिए भाई, कितने ज़्यादा डेवलपमेंट अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। नई ट्रेन और बेटर रोड से रिलीजियस और सीनिक टूरिज्म को डबल बूस्ट मिलेगा, चाहे वो वैष्णो देवी का दर्शन हो या श्रीनगर की शांति। ये विजिट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैसेज नहीं है, एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है। बेटर रोड्स, ब्रिज और ट्रेन का सीधा फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और इंटीग्रेशन में। तो दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? कश्मीर के लिए इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और भी आगे डेवलपमेंट होते रहेंगे। जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि कश्मीर को डेवलप करेंगे आतंकवादी हमले के कारण, वो चीज़ रुक सकती थी, लेकिन मोदी का विजन इतना अच्छा है। उन्होंने आतंकी हमले होने के बाद भी इतने सारे स्ट्रेटेजिक मूवमेंट लिए हैं। पॉलिटिकल मामले में मोदी से बेटर मेरे हिसाब से कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन लगता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ, फिर से लौट आया है कोरोना। केरला बन गया है हॉट स्पॉट। इंडिया में कोविड-19 के एक्टिव केसेस अब 5,364 हो चुके हैं। 5 जून को 4,866, सिर्फ एक दिन में ही 500 केसेस की स्पाइक देखी गई है। केरला सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट बन गया है, जहां पर एक्टिव केसेस 1,679 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 200 के करीब नए केस केरला में आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात भी हाई अलर्ट पर हैं। इन तीनों स्टेट्स ने 500 प्लस एक्टिव केसेस क्रॉस कर लिए हैं। दिल्ली के करंट एक्टिव केसेस अभी 592 हैं। वेस्ट बंगाल में भी 58 नए केसेस के साथ टोटल हो गए हैं 596 केसेस। जून 6 को 4 डेथ रिपोर्ट हुई थी कर्नाटका, केरला और पंजाब से। इन सभी विक्टिम्स की एज 65 प्लस थी और इन्हें पहले से मेडिकल कंडीशन थी, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन। महाराष्ट्र अब तक डेथ टोल के मामले में सबसे आगे है, लेकिन अभी तक नए डेथ वहां रिपोर्ट नहीं हुए। केरला में एक 74 साल की महिला और 79 साल के पुरुष की मौत हुई है। दोनों के पास कोविड के कोइंसिडेंटल पॉजिटिव रिपोर्ट्स थे। न्यू वेरिएंट JN1 और उसके फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन NV1.8.1 और LF7 को भी सडन चार्ज के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इस स्ट्रेन को पहली बार चाइना के वुहान के वेट्स में डिटेक्ट किया गया था। वेरिएंट HKU5 कोविड-2 भी अलर्ट पर है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये वेरिएंट सिर्फ एक म्यूटेशन डोर है, ये एक बड़ी आउटब्रेक के कारण हुआ है। इंडिया के अलावा भी और देश कोविड केसेस में स्पाइक देखने को मिल रहे हैं, जैसे USA, सिंगापुर, वियतनाम, जहां नए वेरिएंट्स के कारण हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ रहे हैं। WHO ने ग्लोबल अलर्ट लेवल अभी तक चेंज नहीं किया है, लेकिन सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। दोस्तों, एक और न्यूज निकल के आ रही है। ये न्यूज तो बहुत ही अनोखी है। कोटा की बैंक मैनेजर ने 110 खातों से 4.6 करोड़ रुपए उड़ाए, शेयर मार्केट में गंवाए सारे पैसे। आरोपी महिला का नाम साक्षी गुप्ता है, जो ICICI बैंक की कोटा राजस्थान की DCM शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर 2020 से 2023 तक कार्यरत थी। कितनी रकम की धोखाधड़ी हुई है? इसमें करीब 4.51 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जो 41 ग्राहकों के खातों से चुपचाप निकाल ली गई है। 110 खातों की जानकारी का दुरुपयोग किया गया है। 40 खातों को ओवरड्राफ्ट सुविधा बिना अनुमति के चालू कर दी गई थी। 31 खातों में मौजूद FD को बिना इजाजत के समय से पहले तुड़वाकर 1.34 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। OTP और ट्रांजैक्शन अलर्ट अपने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर पर भेजने के लिए मोबाइल नंबर भी बदल दिए गए। एक बुजुर्ग महिला के खाते को पूल अमाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें बाकी खातों से पैसे इधर उधर किए जा सके। सारा पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया गया, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह पैसा भी डूब गया।
बैंक के यूजर एफडी सिस्टम, डेबिट कार्ड, ओटीपी और पिन की मदद से पूरे फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की गई। 2023 की शुरुआत में कुछ खातों में गड़बड़ी और अनियमितता देखी गई थी, जिसके बाद बैंक और पुलिस ने जांच शुरू की थी। 31 मई को साक्षी गुप्ता को उद्योगनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहले एक दिन की पुलिस रिमांड, फिर जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है, ग्राहकों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कराई गई और संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया। प्रभावित ग्राहकों के वास्तविक दावों का निपटारा किया जा चुका है। पुलिस ये भी पता लगा रही कि इस घोटाले में कोई और शामिल था या नहीं, और कोई संपत्ति रिकवर की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या हमारे खाते भी बैंक अकाउंट में सेफ हैं या नहीं। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बेंगलुरु की भगदड़ कांड से। विराट कोहली के खिलाफ हो गई है शिकायत। सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने विराट कोहली पर आरोप लगाया कि वो IPL के जरिए जुआ को बढ़ावा देते हैं, जिससे भीड़ उमड़ी और हादसा हुआ। शिकायत कब्बन पार्क थाने में दर्ज की गई है। इसमें FIR में विराट कोहली का नाम जोड़ने की भी मांग की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 11 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए थे। मुख्य आरोपी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड DNA इवेंट कंपनी को बनाया गया है। निखिल सोसले व 3 इवेंट्स आयोजकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने KSCA अधिकारियों की गिरफ्तारी से बचाव हेतु राहत दी है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। राज्य सरकार ने केवल पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। प्रशासन की सीधी जवाबदेही पर अभी चुप्पी साध कर रखी है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर B दयानंद समेत 5 सीनियर ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोहली पर शिकायत करना प्रचार पाने का तरीका है, क्योंकि उनका आयोजक से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इस तरह की घटनाओं के लिए RCB मैनेजमेंट, DNA इवेंट कंपनी और लोकल पुलिस प्रशासन जिम्मेदार माने जा रहे हैं, ना कि खिलाड़ी। दोस्तों, एक और न्यूज़ की बात करेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की लड़ाई के विषय में है। मस्क ने ट्रंप के टैक्स और इमिग्रेशन बिल की आलोचना की थी, जो टेस्ला और SpaceX व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा सकते थे। मस्क ने X पर दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की गोपनीय फाइल में है, जिसे ट्रंप ने बकवास बताया। मस्क ने ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता सलाहकार डोजी के पद से नीतिगत असहमति के कारण इस्तीफा दे दिया था। मस्क ने X पर ट्रंप की नीतियों को देश को कर्ज में डुबाने वाला कहा, जबकि ट्रंप ने मस्क को तुरंत इस सोशल पर नकली अरबपति करार दिया। ट्रंप ने टेस्ला और SpaceX के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। मस्क ने ट्रंप के लिए $277 बिलियन दान किए और प्रचार किया, लेकिन दावा किया कि उनकी मदद के बिना ट्रंप हार जाते। मस्क ने ट्रंप के क्लीन एनर्जी टैक्स ब्रेक्स खत्म करने और स्केल्ड इमिग्रेट्स के लिए वीजा नियम सख्त करने की आलोचना की। दोनों के बीच संवाद टूट गया। ट्रंप ने मस्क से बात न करने और मस्क ने X पर आलोचना जारी करने का फैसला किया। ट्रंप की धमकी से मस्क की कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जिससे टकराव और बढ़ेगा। यह विवाद सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन सुलह की संभावना कम है और यह आर्थिक व राजनीतिक परिणाम ला सकते हैं। अभी बात करें टेस्ला के शेयर्स की, तो वो धड़ाधम मार्केट में 9-10% तक टूट चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी इस न्यूज़ के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये रही आज की इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। आपको अगर न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dnewson.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।